राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड सारा की सारी बातें और सारा की सारी चीज़ें हैं वो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो साथियों, आज जो हम करने वाले हैं साथियों, वो करेंगे संविधान से रिलेटेड कुछ समितियां, और उसके बाद हम करेंगे आज प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा, सारा की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे और साथ में साथियों समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई समिति एवं उनके अध्यक्ष। तो इनके बारे में काफी बार प्रश्न आ जाता है कि भाई संघ समिति का अध्यक्ष। तो संघ समिति के अध्यक्ष की अगर बात आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है भाई संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात आए तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो प्यारे साथियों वो है कि भाई राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं साथियों जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए साथियों, हमने तीन समितियां पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? तीन समितियां। सबसे पहले हमें पढ़ी संघ समिति, उसके बाद पढ़ी संघ संविधान समिति, उसके बाद हमने पढ़ी राज्यों के लिए समिति। जो ये तीनों की तीनों जो समिति हैं इनके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ये बात तुम्हें याद रखना है। एक बार दोबारा से पढ़ना, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से तुम इनको याद कर लोगे। उसके बाद जो अगली जो समिति आती है उसका नाम है राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति। देखिए, राज्यों के लिए समिति आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू, और राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल, याद रख लेना। उसके बाद है साथियों मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो साथियों सरदार पटेल। कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तुम्हें याद रखना है प्यारे साथियों। उसके बाद बात आती है साथियों प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगली समिति की मैं बात करूं तो अगली समिति कौन सी है? तो अगली समिति है मौलिक अधिकारों पर उप समिति। मौलिक अधिकारों पर उप समिति की बात आए तो कौन होगा? जे बी कृपलानी। कौन होंगे? जे बी कृपलानी। देखिए, मिलते जुलते शब्द हैं, पजल नहीं होना। देखिए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक आ जाना है तो कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आ जा मौलिक अधिकारों पर उप समिति, तो उप समिति की बात आ जाए तो कौन होगा? जे बी कृपलानी। ठीक है। उसके बाद यहां से प्रश्न काफी बार बनते हैं कि भाई झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में तुमसे पूछे तो उसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है भाई प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो उनका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है भाई नियम समिति। तो नियम समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अब हमने तीन समितियां यहाँ पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? झंडा समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति। तीनों की तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। एक बार फिर आप इसको ध्यान में रखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद है प्रारूप समिति या मसौदा समिति। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद हम संविधान से रिलेटेड कुछ बातें और पढ़ते हैं बीच में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। प्रश्न सीधा सा आ जाता है, आसान सा प्रश्न तुमसे पूछ लिया जाएगा कि भाई विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो उस देश का नाम होगा हमारा भारत देश। क्या होगा? हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जिस किसी देश का लिखित संविधान है वो हमारे भारत का है प्यारे साथियों। उसके बाद है विश्व का सबसे छोटा संविधान।
विश्व में जिस देश का सबसे छोटा संविधान है उसका उसका संविधान होगा साथियों मोनाको। कौन से देश का होगा? मोनाको का होगा। मोनाको का के बाद हो जाएगा साथियों अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। हमने यहाँ पर देखी साथियों दो चीजें पढ़ी। सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर विश्व में किसी देश का है तो वो हमारे प्यारे देश भारत का है। अगर विश्व का सबसे छोटा संविधान की अगर बात आ जाए तो मोनाको का है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का पहला लिखित संविधान के बारे में तुमसे पूछ ले कि भाई विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का होगा, तो उस देश का नाम होगा अमेरिका का। अमेरिका का है। ये बना कब है भाई? 1787 में बना था और लागू कब हुआ था? 1789 में। अब मैं भारत के संविधान के बारे में बात करूं तुमसे कि भाई भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था साथियों। 26 जनवरी 1950। ये हमने पहली या दूसरी क्लास में सारे की सारी चीजें पढ़ी थी, ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों जो अमेरिका का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था, तो ये कब लागू हुआ था? 1789 में। और बना कब था अमेरिका का संविधान? 1787 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया था, जिस दिन से हम क्या बना रहे हैं साथियों? गणतंत्र दिवस बना रहे हैं साथियों। 26 नवंबर 1949 की अगर मैं बात करूं तो साथियों हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद साथियों अलिखित संविधान किस देश का? तो अलिखित संविधान के बारे में तुमसे पूछे तो साथियों ब्रिटेन याद रख लेना। क्या याद रख लेना? ब्रिटेन देश को याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें। ये प्रस्तावना के बारे में अगर मैं बात करूं तुमसे, किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। अगर प्यारे साथियों मैं तुमसे बात करता हूं प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना के बारे में तुमसे पूछे कि भाई ये विचार किसके मन में आया, तो विचार किसके मन में आया था साथियों? विचार के बारे में अगर तुमसे पूछे कि भाई ये विचार किसके मन में आया, तो विचार सॉरी विचार कहाँ से लिया गया है साथियों? विचार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद तुमसे पूछे भाई भाषा कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब बात आती है कि भाई ये कौन से शब्दों से शुरू होती है, तो शुरू होती है हम भारत के लोग। कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। और प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ से आती है? तो प्रेरणा आती है यूएनओ के राजलेख से। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से बातें। डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोबारा रिवीजन कर देते हैं इस चीज का। सबसे पहले तुमसे पूछेगा कि भाई प्रस्तावना के बारे में तो विचार कहाँ से लिया गया, तो विचार के बारे में पूछे तो अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछेगा भाई इसकी भाषा कहाँ से ली गई, तो भाषा के बारे में पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि भाई ये शुरुआत कहाँ से, तो शुरू होती है ये साथियों हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होती है प्रस्तावना। उसके बाद आता है कि भाई इसकी जो प्रेरणा है ये कहाँ से है, तो प्रेरणा के बारे में आए तो साथियों यूएनओ के राजलेख से इसकी प्रेरणा है। ये सारा की सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये जो सारा की सारी चीजें हमने इतनी पढ़ी हैं ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। और अगर नहीं बैठी हैं तो साथियों एक बार और देखने की कोशिश करें और साथ साथ में लिख लिया करो भाई। उसके बाद है साथियों प्रस्तावना के बारे में भाई किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा उसके बारे में हम पढ़ें। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? तो वो कहा था साथियों ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। उसके बाद बात आती है भाई प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। ये बात किसने कही? पहचान पत्र। प्रस्तावना को पहचान पत्र जिस व्यक्ति ने कहा उनका नाम है साथियों पालिकवाला साहब। पालकीवाला साहब। उसके बाद तुमसे पूछे कि भाई प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, ये बात किसने कह दी थी? तो इस बात के बारे में अगर तुमसे पूछे तो ये बात कह दी थी साथियों कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ठीक है। अब तुमसे पूछे कि भाई प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है या मुख्य नोट्स है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अर्नेस्ट वार्कर ने। ठीक है। तो उम्मीद करूँ यह चीज भी तरह अच्छी तरह से याद होगी। देखो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इसको कि भाई प्रस्तावना को क्या है, एक सेकेंड,
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। ये बात किसने कही थी? तो ये पालकीवाला साहब ने कही थी। किसने कही थी? पालकीवाला साहब ने कही थी। उसके बाद तुमसे पूछ ले कि भाई प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात किसने कही थी भाई? ये कही थी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछे कि भाई प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है या मुख्य नोट्स, ये बात किसने कही थी? तो ये किसने कही थी भाई साथियों? ये तुम्हें याद रखना है, अर्नेस्ट वॉरकर ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट वॉरकर ने कहा था। उसके बाद अब प्रस्तावना के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर एक केस की बात करते हैं। तो केस क्या है? केस है इससे रिलेटेड है कि भाई केस क्या है? केस है साथियों बेरुवादी बनाम भारत संघ, जो कि 1960 में हुआ था। इसमें प्रश्न क्या था साथियों? प्रश्न के बारे में मैं बात करूं तो प्रश्न था इसमें, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है? तो इसमें उत्तर आया था नहीं, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या था साथियों? ये बेरुवाद बनाम भारत संघ 1960 का उत्तर था। उसके बाद एक बार फिर से केस होता है, और इस केस की मैं बात करूं तो ये होता है साथियों केशवानंद भारती वर्सेस केरल। ये होता है 1973 में। इसमें क्या बता दिया सुप्रीम कोर्ट का? इसमें क्या उत्तर आता है? इसमें उत्तर आता है कि भी प्रस्तावना है संविधान का अंग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजें पढ़ी साथियों। कौन कौन सी चीजें पढ़ी? सबसे पहला जो केस की मैं बात करूं तो वो पढ़ा साथियों बेरुवादी बनाम भारत संघ 1960 में। प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रश्न क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो इसमें जो उत्तर आया वो आया नहीं, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद दोबारा जो मैं बात करूं 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल की, तो इसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो उत्तर आया वो क्या आया? इसमें सुप्रीम कोर्ट का उत्तर आ गया कि भी प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है और इसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि भाई प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में क्या हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। संशोधन की मैं बात करूं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है साथियों। क्या बन जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से पूछ लिया जाएगा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, वो कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब तुमसे पूछ लेगा तीन नए शब्द जोड़े गए थे भाई, कौन से तीन नए शब्द जोड़े गए थे? वह कौन कौन से थे? तो तीनों के तीनों शब्द सारे याद रहने चाहिए। एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। तीनों के तीनों याद रह जाएंगे। कौन कौन से थे भाई? एक तो कौन सा था? समाजवादी, और एक कौन सा था? पंथ निरपेक्ष, और एक क्या था? अखंडता। ये तीनों के तीनों तुम्हें अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। ठीक है। यहाँ से पूछ लेगा कि भाई प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उनमें तीन शब्द जोड़े गए थे। निम्न में से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तुम्हें अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये बात करते हैं प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय होते हैं। प्रस्तावना में तीन प्रकार के क्या होते हैं? न्याय होते हैं। न्याय की अगर मैं बात करूं प्रस्तावना में तीन प्रकार के, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, तीन प्रकार के जो न्याय हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है सामाजिक न्याय, दूसरा होता है आर्थिक न्याय, तीसरा होता है राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सारी की सारी चीजें रूस से ली गई हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ इस चीज को कि भाई प्रस्तावना है, इसमें न्याय न्याय कितने प्रकार के हैं? ये तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है सामाजिक न्याय, एक होता है साथियों आर्थिक न्याय, और एक होता है राजनीतिक न्याय। और ये सारा की सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? तो ये सारा की सारी चीजें ली गई हैं रूस से। कहाँ से? रूस से ली गई हैं। उसके बाद मैं बात करूं प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? तो
प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? विचारों की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। तो ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। देखिए एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात आती है। तो स्वतंत्रता में कितने प्रकार प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? विचारों की स्वतंत्रता है, उसके बाद मैं बात करूं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता है। ये सारा की सारी स्वतंत्रता किस में है साथियों? तो ये प्रस्तावना में है। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद प्रस्तावना में समानता की बात आती है। किसकी बात आती है? समानता की बात आती है। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी जी? तो एक तो होती है भाई प्रतिष्ठा की समानता, और एक किस चीज की होती है? एक होती है अवसर की समानता। तो ये सारा की सारी समानता है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस से ली गई। कहाँ से? फ्रांस से। तो समानता इसमें अपने प्रस्तावना में जो समानता होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो वो 2 प्रकार की होती हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। उसके बाद बात आती है भाईचारा। भाईचारा कितने प्रकार का होता है? तो भाईचारा एक प्रकार का है हमारे इसमें प्रस्तावना में। वो किस चीज का है? वो है बंधुता का। किस चीज का है? बंधुता का है। तो ये हमारी आज की क्लास है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये क्लास आपको हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एचएसएससी का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो या फिर रेलवे का कोई एग्जाम देते हो, रेलवे का कोई एग्जाम देते हो या भी किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हो, और वहां पर अगर आपसे कोई पॉलिटी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर आने के बहुत ही कम चांस है साथियों, क्योंकि सारा की सारी चीजें हम एक एक टॉपिक से क्लियर करते जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत। अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से लगातार करते रहिए।